ईसा की आरंभिक सदियों में चेर क्षेत्र का महत्व उतना ही था जितना चोलों और पांड्यों का। चोलों का यह महत्व रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण था। रोमनों ने अपने हित की रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां मुजिरिस में स्थापित की थीं, जिसकी पहचान चेर क्षेत्र में कांगनोर से की जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने वहां अगस्टस का मंदिर भी बनवाया था। चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ निरंतर युद्ध का इतिहास है। यद्यपि चेरों ने चोल नरेश कार्यकाल के पिता का वध कर दिया, लेकिन चेर नरेश को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में दोनों राज्य कुछ समय के लिए मित्र बन गए और अंततः दोनों वैवाहिक संबंधों से भी जुड़ गए। आगे चलकर चेर राजा ने चोलों के खिलाफ पांड्य शासकों से गठजोड़ किया, लेकिन चोलों ने दोनों को हरा दिया। कहा जाता है कि चेर राजा ने पीठ में घाव लगने के कारण लज्जावश आत्महत्या कर ली। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा राजा सेंगुट्टुवन था, जिसे लाल या भला चेर भी कहा जाता था। उसने अपने शत्रुओं का संहार किया और अपने भाई को सुरक्षित रूप में राज सिंहासन पर बैठा दिया। कहा जाता है कि उसने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया, लेकिन यह सब अतिरंजित लगता है। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन तीनों राज्यों के राजनीतिक इतिहास की मुख्य दिलचस्पी इनके अपने बीच तथा श्रीलंका के साथ लगातार होते रहे युद्धों की कहानी में है। युद्धों के कारण ये राज्य कमजोर तो अवश्य हुए, परंतु अपने प्राकृतिक संसाधनों और विदेश व्यापार से काफ़ी लाभ उठाते रहे। वे मसाले, विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिनकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से दांत मिलते थे, जो पश्चिम में काफ़ी मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती प्राप्त होते थे और खानों से रत्न, और इन दोनों चीज़ों का निर्यात पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में होता था। इनके अलावा वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। कहा जाता है कि उनका सूती कपड़ा सांप के केंचुल जैसा पतला होता था। प्राचीन तमिल काव्यों में रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशीदार बुनाई का वर्णन किया गया है। उरैयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। प्राचीन काल में तमिल लोग एक ओर यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि कई वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में तमिल भाषा से लिए गए हैं। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून का पता लग गया, तब इस व्यापार को अपार बल मिला। इस तरह ईसा के आरंभिक 2.5 सदियों तक रोम के साथ दक्षिण के राज्यों का लाभप्रद व्यापार चलता रहा। इस व्यापार में ह्रास होने के साथ इन राज्यों का सितारा भी डूबता गया। धन और तलवार, स्थानीय और सुदूर दोनों तरह का व्यापार राजकोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था। हमें मालूम है कि चुंगी अधिकारी पुहार में किस तरह काम करते थे। जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनसे भी पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था। सौदागरों की सुरक्षा के लिए तथा तस्करी रोकने के लिए सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे। युद्ध में हाथ लगे माल से भी राजकोष में वृद्धि होती थी, परंतु युद्ध और राज्य व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय ही था। खेती की उपज का कितना हिस्सा राजा का पावना होता था और कितना वसूला जाता था, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रायद्वीप का सिरा और उससे लगे क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ थे। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। इन सभी के अतिरिक्त तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च और हल्दी की उपज होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी उपजों में राजा का अंश होता था। स्पष्टतः किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। इस सेना में बैल, जुते रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। सामंत और राजकुमार या सेनापति हाथी पर चढ़ते थे और सेनानी यानी कमांडर रथ पर। पैदल सिपाही और घुड़सवार पांव की रक्षा के लिए चमड़े की पनही यानी जूता पहनते थे। सामाजिक वर्गों का उदय। व्यापार से, युद्ध में हाथ लगे धन से और खेती की उपज से जो आय होती थी, उससे राजा वेतनभोगी सैनिकों के दलों को तो रख ही सकता था, साथ साथ चारणों और पुरोहितों का भी संपोषण करता था, जिनमें मुख्यतः ब्राह्मण रहते थे।
तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। आदर्श राजा वह होता था जो ब्राह्मण को कभी सताए नहीं। बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्ण पारितोषिक पाते थे। कहा जाता है कि राजा कार्यकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था, पर यह अतिशयोक्ति लगती है। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए जाते थे। तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते और मांस खाते थे। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु योद्धाओं का वर्ग राज्य व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनाडी की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर वल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था और उस वर्ग के लोगों का वल्लालों से वैवाहिक संबंध होता था, जबकि वल्लाल चौथी जाति में आते थे। अधिकतर भूमि वल्लालों के हाथ में थी और उन्हीं से किसान वर्ग बना था। उनमें धनी और गरीब दोनों थे। धनी लोग खुद खेती नहीं करते थे, यह काम वे मजदूरों से कराते थे। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कड़ैसियर करते थे, जिनकी हैसियत करीब करीब गुलामों जैसी थी। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के भी थे। परियार लोग खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे और चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। कई अंत्यज और वनवासी जनजातीय लोग भयानक दरिद्र और अकिंचन थे। संगम युग में हम सुस्पष्ट सामाजिक विषमताएं पाते हैं। धनी लोग सुर्खी और ईंट के मकानों में रहते थे और गरीब लोग झुग्गियों और झोपड़ियों में। नगरों में धनी व्यापारी लोग अपने घर के ऊपरी तल्ले में रहते थे, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि सामाजिक विषमता बनाए रखने में धर्म और अनुष्ठान का हाथ था या नहीं। हम ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो जाति के रूप में स्थापित होते पाते हैं, परंतु बाद में जिस तरह का प्रखर जाति भेद दिखाई देता है वह आरंभिक संगम युग में नहीं था।